विक्रम, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया, मीरा का कोई सिग्नल नहीं आया। एक काम करो, फार्म हाउस के पीछे वाली टीम से कहो कि वो फार्म हाउस के पीछे से अप्रोच करें। सभी लोग फार्म हाउस की तरफ अप्रोच करो। मूव। इन लोगों ने खुद ही अपनी जान ली है। मीरा और बच्चों को इन लोगों ने यहीं कहीं छुपा रखा है। विक्रम, पूरे घर की तलाशी लो। सर। मीना और बाकी की बच्चियों को वापस लाने के लिए मीरा ने खुद को मिर्जा के हाथों बिकवाया। उसका उठाया गया एक कदम एक मिसाल था, लेकिन मीरा को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि वो अपने आप को कितने बड़े खतरे में डाल रही थी। लेकिन इससे पहले कि मीरा बाहर खड़ी अपनी टीम को कोई भी सिग्नल दे पाती और डीएसपी विनोद तिवारी अंदर आकर उन सभी को बचा पाते, मीरा और बाकी की बच्चियों को जंगल के रास्ते किसी और जगह के लिए रवाना कर दिया गया। अब जहां मीरा को लाया गया था वो कोई आम जगह नहीं थी। वहां पहुंचते ही मीरा को पता चल चुका था कि उसका मुकाबला किसी आम चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह से नहीं, बल्कि झारखंड के कुख्यात अपराधियों से है। कभी कभी तो हम सोचते हैं तुम में इतनी ताकत आती कहाँ से है? ताकत आती नहीं, पैदा की जाती। तो क्या जो कुछ भी हम तुम्हारे लिए करते हैं वो सिर्फ तुम में एक ताकत पैदा करते हैं? उसकी वजह से क्या हम कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते? घोड़े के पैर में अगर कील ठोक दी जाए वो दौड़ना तो दूर, ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता है। और तुम जिस बच्चे की बात कर रही हो वो हमारे गिरोह के लिए कील साबित होगा, हमारे गिरोह की बर्बादी में ठोकी हुई आखिरी कील। पर हमारा तो बहुत मन होता है कि हमारा भी एक बच्चा हो, अब चाहे वो कील ही क्यों ना साबित हो। ये दर्द भी हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होगा। पूर्णिमा, इंसान की आबादी और बर्बादी के पीछे 2 ही कारण होते हैं, या तो वो वक्त को काबू में कर ले या खुद वक्त के काबू में आ जाए। और करण को तो आज तक वक्त भी काबू में नहीं कर पाया है।
तो कोई और चीज भला क्या है? हुकुम माफ कीजिए, हम बाद में आते हैं। सिर्फ तुम बाद में आना। सर ये रेडियो मॉडेम जो हमें फार्म हाउस से मिला है, रक्सली से अपने कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर इसकी पावर 300 मेगाहर्ट्ज़ है। फिलहाल इन्होंने अपने रेडियो मॉडेम्स को चेंज किया है, जिसकी वजह से काफ़ी दूर तक बातचीत कर सकते हैं। सर हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से इन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा। शुरुआत में हमें ये लगा था कि ये केस चाइल्ड ट्रैफिकिंग की गैंग का होगा, पर अब केस काफी सीरियस हो चुका है। इस केस का कनेक्शन रक्सलियों से है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुझे सरकार से स्पेशल परमिशन लेना होगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद की भी जरूरत होगी। तब तक तुम इस मॉडर्न पे नजर रखो। हो सकता है मीरा हमें कोई सिग्नल भेजने की कोशिश करे या फिर हम उनके कोई सिग्नल को कैच कर पाए। राइट सर। ममीना, मैं तुम सबको यहाँ से ले जाने आई हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ सो हुआ, और तुम्हारे अम्मा बापूजी अभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे अम्मा बाबूजी वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप कौन हो? समझ लो मैं एक दीदी हूँ, और तुम्हारी दीदी तुमसे कह रही कि अब तुम्हारे साथ और कुछ नहीं होगा। चलो, हुकुम ने तुम लोगों को बुलाया। सारा सामान ले लिया ना? कुछ रह तो नहीं गया? हाँ हुकुम, सारा सामान ले लिया, कुछ नहीं रह गया। हुकुम, नया माल। तुम्हारी जगह यहाँ भीड़ में नहीं, कहीं और है। कनन, जो कि इस पूरे उग्रवादी गिरोह का मुखिया था, उसने इन बच्चियों को सिर्फ इसलिए अपने कब्जे में रखा था ताकि वो उन्हें अपनी भूख का शिकार बना सके। जो कुछ भी वो कर रहा था उसे बयां करने के लिए अमानवीय शब्द भी छोटा था। उसकी सोच घटिया थी और उसकी ये धारणा बिल्कुल गलत थी कि बंदूक की नोक पर वो जो चाहे करवा सकता है। मीरा अब इस गिरोह में थी। खतरा बहुत था, लेकिन मीरा डरने वालों में से नहीं थी। पर क्या मीरा अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्या मीरा इन मासूम बच्चियों को बचा पाएगी? क्या कनन को उसके किए की सजा मिलेगी?
मीरा मैडम की आवाज़ है। इसका मतलब मीरा मैडम सेफ है। ये लोकेशन कहाँ पर है? एक सेकेंड सर, ये सिग्नल तो भानगंज जंगल से है, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर। विक्रम, जल्दी से सारी फोर्स को रेडी करो, हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सर। तेरे हमारे साथ बस तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सीधा अपने माँ बाबा के पास जाओगे। मीना, मेरी बात सुनो। हाँ, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना इन लोगों को शक हो सकता है। कहाँ गई थी तू? बस यही नीचे। मीरा को हुकुम ने बुलाया है। आपने बुलाया? अब तक मेरे दिमाग पर सिर्फ मौत का नशा था, और जब से तुम्हें देखा है, तुम्हारी ये महक, लगता है तुम मौत से भी बड़ा राज हो। शेखर की लाश मिली है नीचे, किसी ने उसका सर कुचलकर हत्या कर दी। क्या? ये कैसे हो सकता है? हमारी पहरेदारी इतनी मजबूत है कि हवा भी हमारी इजाजत के बगैर नहीं चलती, फिर ये कैसे? कहीं ये सब इसलिए तो नहीं हुआ क्योंकि हवाओं में किसी और की महक फैल गई है? क्या मतलब? मतलब ये है कि जहाँ शेखर की लाश मिली है, मैंने इस लड़की को वहीं से आते हुए देखा। मुझे लगता है कि सब कुछ इसने ही किया है। जल्दी बता, सच क्या है? हुकुम, मैंने शेखर को आखिरी बार ममीना के साथ देखा था। रुक जाइए, मैं बताती हूँ। मैं दरअसल नीचे गई थी, उस दौरान मुझे लगा कि शेखर किसी से बात कर रहा है। गौर से सुना तो पता चला कि वो पुलिस के साथ ही बात कर रहा था। वो आपके सर पे लगे 5 लाख रुपए के इनाम के लालच में आ गया था। वो पुलिस को इस जगह का पता दे रहा था। मैं सुन रही थी और तभी उसने मुझे देख लिया सुनते हुए। उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश भी की। मैं मानती हूँ कि मैंने शेखर को मारा, लेकिन वो 5 लाख रुपए में बिक चुका था। मुझे बगल में रखा हुआ हथियार दिखा और मैंने उसी को उसके सर पे मार दिया। लाओ रे शेखर की बंदूक लाओ। ये अपनी जान बचाने के लिए बातें बना रही है। इसे अभी के अभी खत्म कर दीजिए। सच है, झूठ लगे तो इस गलतफहमी पर भी आप मेरी जान ले सकते हैं। आप इस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम लोग नॉर्थ साइड से कवर करेंगे। डोंट शूट अंटिल आई से। हम उन्हें सरेंडर करने का एक मौका देंगे। तेरी बातें सिर्फ बोली हुई है, लेकिन इसने करके दिखाया है। इसने साबित कर दिया है कि ये सच्ची है। अब कोई भी इसकी तरफ उंगली नहीं उठाएगा।
हुकुम, पुलिस हुकुम, कितने हैं वो लोग? पूरी फौज है हुकुम। सारे हथियार उठा लो और एक एक लड़की के साथ जंगल में चारों तरफ फैल जाओ। इससे उन्हें हमें ढूंढने में परेशानी होगी। जल्दी करो। पुलिस वालों के साथ कमांडो के लोग भी होंगे। अगर इनमें से एक भी बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो हमें यहाँ से ये लोग किसी भी हालत में निकलने नहीं देंगे। अरे कमांडो या आर्मी, अकेला कनन इनके स्टॉप पे भारी है। मैं जानती हूँ कि आप अकेले इन सब पर भारी हैं, लेकिन जरा अपने गिरोह की सोचिए। मैं तुम जैसी बात का है 5 मिनट में गिर जाएंगे सारे के सारे। मेरे ख्याल से हमें सब लड़कियों को सुरक्षित रखना है। तुम कहो तो मैं इनसे बात करूं? रुक जाइए, रुक जाइए। देखिए, हमारे साथ कई मासूम बच्चे हैं। हमें यहाँ से निकलने दीजिए, वरना एक एक करके हर बच्ची को मार दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम तुम्हें जाने देते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि इन बच्चों को कुछ नहीं होगा? ये हमारे गिरोह के मुखिया कनन के मुंह से निकली हुई बात है। एक बार को दिन रात में भी बदल सकता है, पर ये नहीं बदलेंगे। Guns down. Move back. ये क्या सर, हमने इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? हमारी पहली प्रायोरिटी कन्नन को पकड़ने से ज्यादा बच्चियों की सुरक्षा है। और जहां तक मीरा को मैं जानता हूं, मीरा हरगिज ये नहीं चाहेगी कि बच्चियों को एक भी खरो जाए। लेकिन अब हम क्या करेंगे सर? अब हम पूरी तैयारी के साथ इंतजार करेंगे मीरा के अगले सिग्नल का। कन्नन हमेशा ऐसे दर्शाता था जैसे कि वो बहुत निडर है, लेकिन जो इंसान छुपने के लिए छोटी मासूम बच्चियों का सहारा ले, वो कभी भी निडर नहीं हो सकता। जो कुछ भी कन्नन कर रहा था वो एक बीमार दिमाग की उपज थी, और इस बीमारी को काबू में पाने के लिए मीरा ने उसका विश्वास जीतना शुरू कर दिया। क्योंकि मीरा अच्छी तरह से जानती थी कि जितना कन्नन उस पर विश्वास करेगा, मीरा के लिए उसे हराना उतना ही आसान होगा। मीरा, ये लड़कियां हमारी ढाल तो थीं, लेकिन आज तुम्हारे दिमाग ने तलवार का काम किया है। सिर्फ लड़कियों के सहारे वहां से निकलना बहुत मुश्किल था। तुम वाकई में बहुत समझदार हो। मुझे नहीं लगता कि पुलिस इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ेगी। हमें इन लड़कियों को सुरक्षित रखना होगा, बिल्कुल सुरक्षित। कम से कम तब तक जब तक ये सब कुछ शांत न हो जाए। मेरी मानिए तो अपने आदमियों से कहकर इनका उठना बैठना अलग करवा दीजिए। कहीं इनके साथ किए गए जोर जबरदस्ती की वजह से इनमें से किसी एक की भी तबीयत बिगड़ गई तो हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इन लड़कियों को अगर हम ठीक रखें तो इन्हें हम आगे भी ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मीरा। जब तक मैं पुलिस वालों से अपने लोगों की मौत का बदला नहीं लेता, तब तक इन लड़कियों को अपनी ढाल बनाकर रखना होगा। इनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सर हमने उनके अड्डे को अच्छे से खंगाला है। सर, वहाँ काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ मिली हैं।
जैसे प्रेगनेंसी प्रोटेक्शन पिल्स। सर वहाँ हथियार तो कोई नहीं मिला, शायद हथियार वो अपने साथ ही ले गए। सर वहाँ एक सैटेलाइट फ़ोन मिला है, वो फ़ोन मैंने इंटेलिजेंस टीम को दे दिया। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि रक्सली उस फोन से किसे फोन किया करते थे। रक्सलियों को भारी मात्रा में आर्म्स प्रोवाइड करने वाला तक हमें पहुंचना पड़ेगा। अगर हम उनकी इस सोच को खत्म कर दें तो शायद इनके साथ साथ कई और गैंग्स को भी पकड़ने में हमें मदद मिलेगी। हुकुम पुलिस प्रमोद तक पहुंच चुकी है और उस्मान को भी ना कई बार पुलिस की गाड़ी में देखे हम। हमको तो लग रहा है उस्मान के ही रास्ते प्रमोद तक पहुंची होगी पुलिस। उस्मान को कहाँ छुपा कर रखा उन लोगों ने? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आओ। उस्मान का कुछ पता चला? मैं गांव के हर दरवाजे पर पोलियो की दवा पिलाने के बहाने गया। जो मुझे फोटो दी गई थी उस तरह का एक आदमी मुझे एक घर में दिखाई दिया, लेकिन उसके साथ 2 लोग और थे और लग रहा था वो पुलिस वाले हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, चलते हैं हम। प्रणाम। प्रणाम। साहब, हमारी मम्मी ना कब आएगी? कैसी है वो? किस हालत में? तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही सलामत है और हमारी ऑफिसर मीरा के साथ में है। अब इससे ज्यादा इस वक्त मैं तुम्हें कुछ और नहीं बता सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि उसे कुछ नहीं होगा। मीरा दिन रात उसके साथ है और उसे वापस लाने में लगी हुई है। साहब, और कब तक हमें ऐसे रहना पड़ेगा? पता नहीं, डीएसपी साहब को लगता है कि तुम नक्सलों के निशाने पे हो। क्यों उस्मान, अकेले अकेले पूरी बिरयानी खाएगा? हमें भी न्योता दे दिया होता। हमारी तो हर भूख का इलाज तू ही है ना। वो पुलिस ने मेरे को ठूस ठूस पेट भर के खा और ठूस। ये खाना तुझे आखिरी बार नसीब। बिरयानी के साथ इसे भी चौराहे पर लटका दो ताकि लोगों को पता चले जो पुलिस की बिरयानी खाएगा उसे हमारी गोली भी खानी पड़ेगी। हेलो, सर लाश पर से चिट्ठी मिली है। जो भी मेरे खिलाफ पुलिस का साथ देगा उसका हाल यही होगा। विक्रम, एक टीम तैयार करो। इस वक्त इस गांव में दहशत का माहौल है और हमारे होते हुए दहशत का माहौल नहीं रहना चाहिए। हुकुम, हुकुम। पुलिस मेरे लिए गड्ढा खोद रही थी, लेकिन सच तो यह है कि वो लोग खुद गड्ढे में जा गिरे। पूर्णिमा में चाहता था कि मुझे वो सारे पुलिस वाले एक साथ मिले जिन्होंने हमारे लोगों को मारा है, क्योंकि गीदड़ों का शिकार झुंड में करने में मजा आता है। और ठीक वैसा ही हुआ। मैंने उस्मान को मारकर एक तीर छोड़ा था, उन्होंने हमारे 2 मारे थे। 2 के बदले उनके 20 मारूंगा ताकि उन्हें भी पता चले कनन चीज़ क्या है। पुलिस की नसों में खून नहीं, कनन के नाम का खौफ दौड़ेगा। और पूर्णिमा, इस बार मेरे साथ मीरा भी होगी।
शिकार ऐसे उठाते हैं। पकड़ो। ऐसे नहीं, इसे याद रखो। एक आंख बंद करो। शिकार करते वक्त एक बात याद रखना, नजर शिकार पर हो लेकिन ध्यान चारों तरफ होना चाहिए। लेकिन हमारा शिकार होगा कौन? बहुत सी चीजें तय करना बाकी है, बस तुम अभी इतना समझ लो, इस बार जंगल में कुछ शिकारी खुद शिकार बनने वाले हैं। गोली चलाओ। कन्नन अपना जाल बिछा चुका था और उसके इरादे काफी खतरनाक थे, पर मीरा वहां उसके साथ रहकर उन मासूम बच्चियों को बचाने की तरकीब सोचने में लगी थी। बड़ा सवाल यह था कि अब तक अपनी चालाकी से बचता आया कन्नन क्या इस बार पुलिस की गिरफ्त में आ पाएगा या वो फिर से अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। और इसी बीच पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसकी वजह से उनका इस खेल में पलड़ा भारी हो गया। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। सुशांत, एक दवाइयों की लिस्ट बना ले जो गहरे घाव और दर्द में आराम देती हो, क्योंकि तेरा खेल अब खत्म। पहली बार जब तुझे प्रणाम करते सुना था तो ध्यान नहीं दिया, पर तेरे कॉल डिटेल्स ने तेरे राम प्रणाम सलाम सबका मतलब समझा दिया। रक्सलियों से मिला हुआ है ना तू? तेरे कोड वर्ड्स से ना ये उनसे बात करने के लिए। चल, अब कुछ कोड वर्ड्स हम भी तुझे सिखाते हैं थाने ले जाके। ले चलो इसे। सर सुनिए। हाँ साहब, मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ और उन लोगों का इलाज भी मैं ही किया करता हूँ सर। सुशांत, ये बात हमें पहले ही पता चल गई थी जब रक्सलियों के अड्डे से हमें वो दवाइयाँ मिली। वो दवाइयाँ जिस मेडिकल शॉप से ली गई थी वो ठीक तेरे हॉस्पिटल के बगल में है। चल जल्दी से अब वो बता दे जो हम सुनना चाहते हैं। बोल। रक्सलियों का सरदार है कनन। कनन खौफ का दूसरा नाम है सर। मैं उसके लिए काम करने से मना नहीं कर सकता था। मैं हॉस्पिटल में काम करने वाले वर्कर्स के साथ मिलकर लड़कियों को उस कचरे के बैग में सप्लाई किया करता था। कनन के लोग आए, मुझसे कहा कि मैं उस्मान को ढूंढ निकालूं। मैंने पोलियो के बहाने सारे घरों को छानना शुरू किया। मेरे पास में बस उसकी तस्वीर थी। उस्मान का ठिकाना देखने के बाद मैंने उसी आदमी को, जो पहले भी आ चुका था, उससे मैंने उस्मान का पता बता दिया। यह आदमी ही मेरे और कनन के बीच बात होने का जरिया है। अब तुम हमारे लिए काम करोगे सुशांत। तुम्हारी डिग्री तो कैंसिल होगी, पर अगर हमारे साथ काम करोगे तो शायद तुम्हारी जिंदगी बच जाए। अब ये आदमी जो तुम्हारी बात कनन तक पहुंचाता है, ये जब भी आए तुम फौरन हमें बताओगे। यह है पोस्ट ऑफिस, इसके पास से कच्चा रास्ता जाता है। हम लोग यहाँ से जाएंगे और यह है पुलिस चौकी। इसे हम चारों तरफ से घेर लेंगे। अंदर जाने के दो रास्ते हैं, एक ये और एक ये। आधे इधर से जाएंगे और आधे इधर से। अब तक उन लोगों ने हमें घेरा था, अब हम उन्हें घेरेंगे। कल शाम के सूरज के साथ उनकी जिंदगी का सूरज भी ढल जाएगा। और मीरा, तुम मेरे साथ रहोगी।
लो पानी पी लो, पानी पी लो। आराम से, आराम से, आराम से। ममीना की तो तबीयत सुबह से बहुत खराब है, उल्टियाँ हो रही है उसे। फौरन डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। और अभी आज शाम की तैयारी नहीं करोगी? मैं इसको जल्दी डॉक्टर के पास से दिखा करके लेके आ जाऊंगी, ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगी। ठीक है। शंभू जी हुकुम। तू मीरा के साथ जा और इस लड़की को डॉक्टर के पास दिखा करा, और जल्दी आना, किसी को शक ना हो। ए सुशांत, खड़ा बात कर, उठा फोन। हेलो, हाँ हाँ, अभी आ रहे हो? हाँ ठीक है। हाँ इलाज कर रहा हूँ। हाँ मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। मुझे लगता है तापमान रात को 85 होगा और सुबह 23। 85, 23? हाँ, मुझे जो लगा मैंने वो बोल दिया। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं मैं। ममीना, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ आज ही, फिर शाम को हम तालाब से 8-10 मछलियां पकड़ेंगे और आज ही पका के खाएंगे। ये क्या मछली खाना लगा रखा है? फटाफट दवा लो और निकलो यहाँ से, और भी काम है मुझे। ये एक गोली दिन में 2 बार। ठीक है। अच्छा, ममीना को तो कुछ भी नहीं हुआ था, और मुझे समझ में नहीं आता कि आपने उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया। और वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी, बुखार, मछली पकड़ना है, पकाना है, खाना है। चारों तरफ फैल जाओ। कनन, चुपचाप सरेंडर कर दे, इसी में तेरी और तेरे बाकी बंदरों की भलाई है। मैंने कहा था मीरा, वक्त को मैंने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। करण को पकड़ना इतना आसान नहीं है। मुझे तो शुरू से इस पर शक था, मैंने तुम्हें बताया भी, लेकिन तुम इसकी बातों में आ गई। अब किसी भी बात का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग हैं। मुझे तो मेरी जान की परवाह है नहीं, और जहाँ तक मुझे पता है पुलिस ने यहाँ के हर एग्जिट पॉइंट पर अपना पहरा लगा दिया है। तू अब नहीं बचेगा। हम तुम्हें खुद को कानून के हवाले करने का एक मौका दे रहे हैं। अगर तुम चाहो तो आज बिना किसी खून खराबे के तुम्हें और तुम्हारी गैंग के लोगों को हम यहाँ से ले जा सकते हैं। अयो, लेके जाओ इसे, चलो लेके जाओ। मैडम आप ठीक तो है ना? जब से आप रक्सल्स के साथ थी हमारी टीम चैन से नहीं बैठी। विक्रम, हमारी पूरी टीम ने बहुत बहादुरी के साथ कनन नाम के इस रावण को जड़ से उखाड़ फेंका है। थैंक यू, तुमने मेरे इशारे को बहुत अच्छा समझा था। वो क्लू बड़ा अच्छा था।
तापमान के जरिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बताना। सर मुझे तो वो आइडिया तब आया था जब मैं ममीना को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेके गई थी। मुझे वहाँ पे उनका एक मैप दिख गया था। कनन इतना शातिर है, उसको पूरा इलाका रटा हुआ है और उसने अपना प्लान किसी को नहीं बताया था, सब कुछ उसके दिमाग में था। मछलियों की बात तो मैंने इसलिए की थी क्योंकि हम नदी के रास्ते आने वाले थे और 10 मछलियां मतलब 10 रक्सल। और सर मीरा मैडम के साथ काम करते हुए मुझे इतना वक्त हो गया है कि इनके दिए इशारे समझना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, और हम ही जानते थे कि इनके इशारे सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। गुड जॉब। थैंक यू सर। मैडम, हम लोग तो उम्मीदें खो दिए थे। प्लीज प्लीज नहीं, आपने हमारी बेटी को बचा लिया। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ममीना और बाकी की बच्चियों को बचाने के लिए मीरा अपनी जान पर खेल गई। अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने कनन जैसे कुख्यात अपराधी का डटकर सामना किया। अब तक दुनिया से बचता आया कनन आखिरकार मीरा के फेंके हुए जाल में जा फंसा। इस केस में मीरा ने जिस बहादुरी से काम करते हुए बेकसूर बच्चों को बचाया, उसके लिए क्राइम पेट्रोल उन्हें सलाम करता है। कनन और उसका गिरोह अब पुलिस की हिरासत में है। उसके गिरोह से बचाई गई बच्चियों के लिए मीरा अब एक प्रेरणा स्रोत है। इस केस में हम सबके लिए सीख है कि गलत विचारधारा और विकृत मानसिकता के साथ अगर हम चाहें कि सारी दुनिया हमारे सामने घुटने टेक दे तो यह असंभव है, क्योंकि क्राइम नेवर पेस। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।